नमस्कार साथियों, और एक मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है साथियों। इस क्लास के माध्यम से कंप्यूटर का एक ऐसा चैप्टर हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं जिनका नाम है साथियों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे साथियों, अगर आप कंटिन्यू टेस्ट लगा रहे होंगे तो। ठीक है, और अगर अभी भी आप टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है साथियों कि आप कृपया टेस्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप बिना टेस्ट लगाए कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो इसके लिए आपको सबसे पहले टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आप एक बार क्लास देखिए, क्लास देखने के बाद में आप एक टेस्ट ज़रूर लगाइए। ठीक है, और मैं जो भी क्लास दे रहा हूँ उसमें क्लास देने के बाद में आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे वही चैप्टर से, जो जिससे होगा क्या साथियों, क्योंकि आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं वो पता चल जाएगा, साथ ही साथ जो आपने जो पढ़ा है वो आपका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, सो अब हम चलते साथियों, कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसे हम यहाँ पे कवर करते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे पहला पीढ़ी में कंप्यूटर अस्तित्व में कैसे आया है ना, इसे हम जानने कैसे लगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट या प्रथम पीढ़ी की अगर हम बात करें तो प्रथम पीढ़ी जो है सन 1940 से 1956 के दशक में है ना, सन 1940 से 1956 के दशक में से माना जाता है। ठीक है, और यह सबसे पहले कौन सा था साथियों, स्विचिंग है ना, यह सबसे पहले स्विचिंग डिवाइस या फिर प्रोसेसर वैक्यूम है ना, स्विचिंग डिवाइस या फिर प्रोसेसर वैक्यूम टेप यानी कि ट्यूब को बल्ब भी कहा जाता था। ठीक है, इसे क्या कहा जाता था, वैक्यूम ट्यूब को बल्ब भी कहा जाता था। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अर्थात मैं इसको पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि स्विचिंग डिवाइस या फिर प्रोसेसर जो कि वैक्यूम ट्यूब को क्या कहा जाता था, बल्ब भी कहा जाता था। ठीक है, इसी के बाद में इसी ट्यूब के आविष्कार यानी कि इसके आविष्कार थे कौन, सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको याद रखना है, ली डी फॉरेस्ट। ठीक है, ली डी फॉरेस्ट ने कब किया था, तो सन 1908 ईस्वी में किया था। ठीक है, कब 1908 ईस्वी में किया था, और साथ ही साथ यह जो मशीन था वो कैसे बाइनरी मशीन है ना, यह कैसी मशीन को एक्सेप्ट करता था, तो आपको याद रखना है यह बाइनरी मशीन का था। और पहला प्रथम पीढ़ी कब से कब तक, सो आपको याद रखना है सन 1940 से 1956 तक। और कौन सी भाषा में थी, सो आपको याद रखना है जो यानी कि पहला जो मशीन यानी कि प्रथम पीढ़ी का जो मशीन था वो था मशीनी भाषा अर्थात बाइनरी। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे कि स्टोरेज डिवाइस अर्थात चुंबकीय ड्रम थे, इसमें स्टोरेज डिवाइस कैसे थे, चुंबकीय ड्रम थे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यहाँ याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। सो आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा था, सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, इसी के बाद में नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है साथियों यहाँ पे, जो कि नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है इनपुट और आउटपुट। ठीक है, सो इनपुट और आउटपुट क्या होता है ये हम यहाँ पे चर्चा करने वाले। ठीक है, सो इनपुट और आउटपुट के अंतर्गत यानी कि पंच कार्ड और पेपर टेप होते थे, जिसमें स्पीड कितना होता था 10 की पावर है ना, 10 की पावर 3 कितना 10 की पावर 3/3 इसकी स्पीड होती थी। ठीक है, इसी के बाद में हम गति की बात करें, गति जो आपने देखा। ठीक है, यहीं पर अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण इसके अंतर्गत हम देखते हैं एनिएक है ना, एनिएक यूनिवेक या फिर मार्क 1 इत्यादि। ठीक है, इसी के बाद में हम इसकी विशेषता की बात करें तो यह कैसा था, एक विशाल आकृति का था, जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर में आप देख पा रहे हो, कैसा एक बहुत ही ज़बरदस्त विशाल आकृति का है और भारी भी है, साथ ही साथ यह बहुत महंगा है। ठीक है, साथ ही साथ यह बहुत महंगा है। ठीक है, उसके बाद में सीमित भंडारण क्षमता थी, इसकी क्षमता कैसी थी, कैपेसिटी सीमित थी, और यह धीमी इनपुट आउटपुट प्रदान करती थी। ठीक है, कैसे स्लो आउटपुट या इनपुट करती थी, और यह नॉन पोर्टेबल थी। ठीक है, और यह बहुत ज़्यादा बिजली की खपत करती थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती थी। ठीक है,
इसके बाद में सेकंड पीढ़ी की हम बात करें तो फर्स्ट पीढ़ी को यहाँ पे हम फिर से रिवीजन कर लेते साथियों कि रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सो प्रथम पीढ़ी में हम बहुत ही फास्ट से चलते हैं। सो प्रथम पीढ़ी में हमने अभी तक क्या देखे, प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत इसका सन देखे तो सन कब से 1940 से 1956 के दशक तक इसे प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर माना जाता है। उसके बाद में स्विचिंग डिवाइस, इसके अंतर्गत स्विचिंग डिवाइस या प्रोसेसर वैक्यूम ट्यूब को वल्फ भी कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या देखा, इसके आविष्कार जो है ली डी फॉरेस्ट ने कब 1908 ईस्वी में किया था, ठीक है। और इसके बाद में हमने क्या देखा था कि यह जो मशीन है वो कौन से भाषा को एक्सेप्ट करता था। सो आपको याद रखना है कि मशीनी भाषा था, बाइनरी यानी कि बाइनरी भाषा को एक्सेप्ट करता था, ठीक है। अब यहीं पे हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। इसी के बाद में हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के जो पंच कार्ड है उनके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सो यह इसकी स्पीड कितनी थी, 10⁻³ है ना, ये इसकी स्पीड थी। और इसी के बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं इसकी विशेषता की ओर। सो विशेषता में कैसा था साथियों, सो विशेषता में मैंने आपको क्या बताया था कि यह सबसे आकार में कैसी थी, आकार यानी कि विशाल आकार की थी, अर्थात बहुत बड़ी है, ठीक है। और साथ ही साथ कैसी थी, यह भारी थी, ठीक है। और उसके बाद में भारी होने के साथ साथ में यह महंगी भी थी और सीमित भंडारण क्षमता थी, ठीक है। यानी कि इसका वर्क करने का जो क्षमता था कैसे होता है, सीमित था, ठीक है। और उसके बाद में जो इनपुट और आउटपुट कैसी थी, धीमी थी और नॉन पोर्टेबल था, ठीक है। और साथ ही साथ यह बहुत ज़्यादा बिजली की खपत करती थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और यह अधिक ऊष्मा क्या करती थी, उत्पन्न करती थी, ठीक है। इसी के बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं नेक्स्ट अगले की, और नेक्स्ट यहाँ पे है द्वितीय पीढ़ी का, ठीक है। तो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर आपको याद रखना साथियों, ये कब से कब तक, सन 1956 से 1963 तक, ठीक है। सो हमने पहले क्या देखा साथियों, 1900 से, है ना, 1940 से हमने कहाँ तक देखा, 1940 से हमने देख लिया था 1940 से 1956 तक। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 1956 से 1963 तक, ठीक है। सो इसके अंतर्गत आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे सेकंड पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त, और जो आकृति में कैसा था पहले की तुलना में थोड़ा कम लेकिन काफ़ी बड़ा था, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले चर्चा करते हैं साथियों, यह कैसा था, इसकी स्विचिंग डिवाइस जो है प्रोसेसर ट्रांजिस्टर था, है ना, प्रोसेसर या ट्रांजिस्टर था। और साथ ही साथ सन 1947 में जॉन बॉटिन विलियन साल्के और वाटर ब्रेन ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, ठीक है। कब, सो आपको याद रखना है 1947 में क्या हुआ, जॉन डार्विन, है ना, जॉन बॉर्डिन एवं विलियन साकले, है ना, विलियन साकले और वाटर बेटन ने ट्रांजिस्टर का क्या किया था, यहाँ पे आविष्कार किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यह इसकी लैंग्वेज कौन सी थी, तो ये थी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। सो प्रथम पीढ़ी में हमने क्या देखा था, प्रथम पीढ़ी में हमने क्या देखा था साथियों, यह मशीनी लैंग्वेज समझती थी, अर्थात बाइनरी लैंग्वेज एक्सेप्ट करती थी। लेकिन जो हम यहाँ पे द्वितीय पीढ़ी की बात कर रहे हैं, सो द्वितीय पीढ़ी में कौन सा, असेंबली भाषा अर्थात उच्च स्तरीय भाषा को क्या करती थी, एक्सेप्ट करती है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देखेंगे निमेनिक्स, ठीक है। सो निमेनिक्स क्या होता है, असेंबली भाषा के निर्देशन में, है असेंबली भाषा के निर्देशन में संक्षिप्तकारों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें निमोनिक्स कहते हैं, ठीक है। इसी के बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं, और नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, तो चुंबकीय कोर, है ना, चुंबकीय कोर टेक्नोलॉजी जो कि मैग्नेटिक टेप का बना होता है, ठीक है। इसी के बाद में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग था, ठीक है। इसी के बाद में इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस है पंच कार्ड कैसा था, पंच कार्ड था, ठीक है। इसी के बाद में इसकी गति की अगर बात करें तो इसकी गति था साथियों माइक्रोसेकंड अर्थात 10⁻⁶, अर्थात प्रथम पीढ़ी का जो था कंप्यूटर उससे कैसा था, डबल है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं, और नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट पॉइंट है इसका अनुप्रयोग जो है वाणिज्यिक उत्पादन और व्यवसाय और वैज्ञानिक कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और पिछली पीढ़ी की तुलना में तेज और उससे छोटा, है ना,
जो कि आकृति में दिखाई भी दे रहा है, ठीक है, उससे छोटा और कैसा था, विसंगनीय था। और ताप में कैसी थी, ताप में कमी और कम बिजली की खपत करती थी, जो कि प्रथम पीढ़ी की तुलना में कैसी थी, कम बिजली की खपत करती है। और कंप्यूटर अगर हम नेक्स्ट अगर देखें थर्ड, ठीक है, सो थर्ड जो है प्रथम और द्वितीय से भी बहुत ही छोटा है, ठीक है, जिसे हम तृतीय पीढ़ी कहा जाता कहते हैं। और तृतीय पीढ़ी का है साथियों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तृतीय जो है सन 1964 से 1971 तक है, ठीक है। तो कब से कब तक, सो 1964 से 1971 तक है तृतीय पीढ़ी, और ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। और यह स्विचिंग डिवाइस जो है प्रोसेसर या फिर आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक है। और इसके बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, आपको यहाँ पे जो इसका जो आविष्कार कब किया गया था, तो यहाँ इसका आविष्कार हुआ था सन 1958 में हुआ था, 1958 में हुआ था। और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्या कहा जाता है, चिप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, इसकी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसकी लैंग्वेज कौन सी थी, तो इसकी लैंग्वेज कैसी, उच्च स्तरीय भाषा थी, ठीक है, उच्च स्तरीय लैंग्वेज था, ठीक है। और साथ ही साथ यह फोर्ट्रान, कोबोल है ना, और एल्गोल इत्यादि इसकी मुख्य भाषाएं थी, ठीक है। इसके बाद में हम स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो इसका स्टोरेज डिवाइस जो है मैग्नेटिक टेप या फिर रैम का होता था, ठीक है। इसी के बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तविक समय के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। और इनपुट और आउटपुट की अगर बात करें तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया या मॉनिटर इत्यादि इनपुट या आउटपुट के अंतर्गत देखा जाता था, ठीक है। स्पीड जो है नैनो सेकंड का था, स्पीड जो है नैनो सेकंड था, अर्थात हम कह सकते हैं कि PDP 8, ठीक है। और साथ ही साथ इसका अनुप्रयोग यानी कि इसका जो उपयोग है कंप्यूटर का व्यक्तिगत या व्यावसायिक उद्योग के लिए, व्यावसायिक उपयोग के लिए आरंभ हो गया था, ठीक है। तो ये हमने आरंभ किया था साथियों तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत, ठीक है। और इसके बाद में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। सो प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि पिछली पीढ़ी की तुलना में आकार में बहुत ही छोटी और ज़्यादा विश्वसनीय माना गया, ठीक है। और यह कम बिजली का उपयोग करता था और कंप्यूटर पहली बार कैसा पोर्टेबल हुआ, पहली बार पोर्टेबल कब हुआ, तीसरी पीढ़ी में हुआ, ठीक है। और यह एक एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता थी, ठीक है, आवश्यकता थी। और साथ ही साथ आईसी के निर्माण में है ना, आईसी के निर्माण के लिए कैसे आवश्यक अत्यधिक परिष्कृत तकनीकी थी, ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पे देखेंगे अब चौथी पीढ़ी की, ठीक है। सो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर कब से कब तक, सो आपको याद रखना है 1971 से 1980 तक, ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। सो इसकी स्विचिंग डिवाइस की हम बात करें तो स्विचिंग डिवाइस जो है प्रोसेसर कैसा होता था, इसका माइक्रो प्रोसेसर का होता था, ठीक है। ऐसा होता था, माइक्रो प्रोसेसर का होता था, जैसे कि VSI या फिर VLSI, ठीक है, इत्यादि। और यह एक माइक्रो प्रोसेसर में, इस माइक्रो प्रोसेसर में यानी कि इसमें हजारों IC होते हैं, ठीक है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका आविष्कार जो है सन 1971 में हुआ। कब हुआ, 1971 के दशक में हुआ। और इसे टेड ऑफ फेडरिक फैगिन टीम कहा जाता है, ठीक है। और विश्व का प्रथम कैसा था, विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल जो कि 4004 है, ठीक है। सो विश्व का प्रथम इंटेल 4004 प्रोसेसर वाला यह कंप्यूटर है, ठीक है। इसी के बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टोरेज जो है कैसे सेमीकंडक्टर या फिर मेमोरी विनचेस्टर डिस्क था, ठीक है। और यहीं पे पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस जो है मैग्नेटिक टैप या फिर फ्लॉपी डिस्क का होता था, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है टाइम शेयरिंग था, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा टाइम शेयरिंग था। और साथ ही साथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या करता है, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत हम देखते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इत्यादि, ठीक है। और आउटपुट क्या होता है, मॉनिटर, ठीक है। इसी के बाद में हम गति की अगर बात करें तो गति जो है पिको सेकंड है ना, पिको सेकंड, इसका गति कैसा है, पिको सेकंड है। और साथ ही साथ इसका अनुप्रयोग जो है IBM PC या फिर एप्पल इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है, के रूप में किया जाता है, ठीक है। यहीं पे अगर हम विशेषता की बात करें तो यह अधिक
कैसा रहा, विश्वसनीय एवं शक्तिशाली माना जाता है, और कैसा, पोर्टेबल, यह पोर्टेबल था, तेज था, और गर्मी निर्वहन के लिए पंखा इसमें उपलब्ध था। साथ ही साथ सभी पीढ़ियों में सबसे सस्ता माना जाता है, ठीक है। और सभी उच्च स्तरीय भाषा इस कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है। और साथ ही साथ GUI है ना, GUI अर्थात ग्राफिक यूजर इंटरेक्ट होता है, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगला जो पीढ़ी है उस पर हम चर्चा करते साथियों। सो अगला पीढ़ी की अगर हम बात करें, सो अगला पीढ़ी है यहाँ पे फिट, है ना। क्या है अगला पीढ़ी, क्या है, फिफ्थ। अगला पीढ़ी, फिफ्थ पीढ़ी की अगर हम बात करें, तो पांचवा पीढ़ी कब से कब तक, सन 1980 से वर्तमान समय तक यह पांचवा पीढ़ी का हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका जो स्विचिंग डिवाइस की अगर हम बात करें, तो प्रोसेसर जो है IC ULSI और SLSI के साथ में इसका जो कॉम्बिनेशन हुआ था। और USLI की अगर हम बात करें, ULSI क्या है, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल, है ना, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसी के बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि पांचवी पीढ़ी का, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ULSI या फिर SLSI, ठीक है। इसी के बाद में हम अगर भाषा की बात करें, तो भाषा यहाँ पे है उच्च स्तरीय भाषा, ठीक है। कैसी होती है, उच्च स्तरीय भाषा। साथ ही साथ AI आधारित मरकरी या फिर OPDA इत्यादि, ठीक है। यहीं पे अगर हम स्टोरेज की बात करें, तो स्टोरेज जो है हार्ड डिस्क के साथ में, हार्ड डिस्क कैसा है, हार्ड डिस्क है, ठीक है। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो ज्ञान सूचक या प्रोसेसिंग सिस्टम है इसमें, ठीक है। यहीं पे अगर हम इनपुट या आउटपुट डिवाइस की बात करें, तो इनपुट या आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत हम देखते हैं कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि, है ना। ये कहलाता है आउटपुट और इनपुट डिवाइस, ठीक है। यहीं पे स्पीड की अगर हम बात करें, तो स्पीड जो है फेमटो है ना, स्पीड कैसा है, फेमटो, ठीक है। इसी के बाद में हम यहाँ पे देखते साथियों, इसका अनुप्रयोग जो है, इसका उपयोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, या हर एक जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे इसकी विशेषता पे बात कर लेते हैं। तो यह जो है प्लग एंड प्ले इंटरनेट और मल्टीटास्किंग यानी कि मल्टीमीडिया है, ठीक है। और साथ ही साथ यह पैरेलल प्रोसेसर है, ठीक है। और यह एक बहुत ही छोटा और कैसा है, तेज है। साथ ही साथ शक्तिशाली, विश्वसनीय, प्रयोग करने में आसान, पोर्टेबल है, ठीक है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ठीक है। और साथ ही साथ स्पीच व इमेज रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्डिनेशन भी यहाँ पे उपलब्ध है। साथ ही साथ उच्च भंडारण की क्षमता इसमें है, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आज हमने यहाँ पे जो जनरेशन के तौर पे जो 5 पीढ़ियों को हमने यहाँ पे कवर किया, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन देके जा रहा हूँ साथियों। इन क्वेश्चनों को आपको एक बार पुनः फिर से रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के बाद में इन क्वेश्चनों को लगाना है साथियों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है साथियों, आपने अभी तक जितना भी यहाँ पे पढ़ा है, जो कि जनरेशन के तहत में पूरे 5 पीढ़ियों के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, उसका पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि यह क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।